है 360 एकेडमी पर। और आज हम इकोनॉमी का अगला लेक्चर पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, आज इकोनॉमी एकदम शुरुआत से है, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा है और शुरू करना है आज से आर्थिक विकास, क्योंकि चैप्टर हमने आपको पहले ही बता दिया था क्या क्या पढ़ना है। तो अर्थव्यवस्था में आज हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, और इसमें पढ़ना क्या क्या है तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे पहली बात तो जीडीपी, और जीडीपी से हम इसमें बनाएंगे फिर एनडीपी, और जीडीपी से ही हम पढ़ेंगे जीएनपी। जीएनपी जीडीपी से ही बनाएंगे, और जीएनपी से फिर हम बनाएंगे एनएनपी, ठीक है। एनएनपी इसी को बोलते हैं एनआई, और एनआई से फिर हम बनाएंगे पीसीआई, ठीक है। इतना एक्सप्लेन करना है, अच्छे से समझना है आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं जीडीपी को, ठीक है। और इसका मतलब देखिए क्या होता है, जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हिंदी में हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ठीक है। होती क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए, इसमें तीन शब्द हैं, सकल घरेलू उत्पाद। सबसे पहले सकल को समझते हैं और फिर हम घरेलू को समझेंगे, इसके बाद उत्पाद देखेंगे क्या होता है। देखिए, सकल का मतलब हमने बताया कि जो भी उत्पादन होता है उसमें हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं घटाते हैं, चाहे वो कंपनियों में घिसावट हो या आप जो सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें मूल्यह्रास हो, हम इसको नहीं घटाते हैं। अगर इसको घटा देंगे तो ध्यान रखना, सकल से फिर निबल बन जाता है, ठीक है। तो उत्पादन में अगर हम नुकसान घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? सकल से निबल बन जाएगा। कैसे बनेगा आगे हम देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, सकल का मतलब क्या होता है कि उत्पाद में जो भी हो दिख रहा हो पूरा पूरा का हम जोड़ लेते हैं। तो हमने आपको बताया था 3 सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और तीनों सेक्टरों में क्या होता है? उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तीनों सेक्टरों में उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तीनों सेक्टरों के उत्पादन के लिए हम एक सकल के फॉर्म में इसको रखते हैं, इसी को हम बोलते हैं सकल, ठीक है। इनमें जो उत्पादन हुआ है उसी को हम बोलते हैं सकल। तो सकल तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब देखिए घरेलू, तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं क्या होता है घरेलू। देखिए, घरेलू का मतलब होता है कि हम जहाँ पर हमारा उत्पाद हो रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ हमारा उत्पादन हो रहा है। भारत पूरा घरेलू सीमा है, लेकिन कुछ नहीं है तो उसको हम माइनस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो विदेशी क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर भी क्या होता है, अपना घरेलू सीमा होती है। तो सबसे पहले हमें 2 शब्द समझना है, एक तो होता है हाई कमिश्नर और एक होता है एम्बेसडर। तो इन दोनों को समझ लेते हैं, तब चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, होता क्या है कि बहुत से हमारे जो भारतीय होते हैं वो विदेशों में कमाने के लिए जाते हैं, और विदेशों में रहते हैं, कमाते हैं। तो नागरिक किसके हैं? भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? भारत सरकार की होती है। तो भारत सरकार की होने के नाते क्या होता है, भारत सरकार उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए एक यहाँ से राजनयिक भेजता है। हर देश में एक होता है राजनयिक, ठीक है। और वही राजनयिक, ध्यान रखना, क्या करता है? भारतीय प्रवासियों की रक्षा करता है। तो रक्षा करेगा तो जाहिर सी बात है, तो वहाँ पर जो रहेगा उसके लिए वहाँ की सरकार क्या करेगी? एक स्थान अलॉट करवाएगी, और वहीं पर जो जहाँ पर वो रहता है वहीं पर, ध्यान रखना, उसको हम बोलते हैं क्या? दूतावास। अब किसका दूतावास है? भारत का है। अगर वहाँ पर राजनयिक, तो भारत का दूतावास। किसी अन्य देश का है तो उस देश का दूतावास हो जाएगा। तो ध्यान रखना, वो दूतावास जो होता है वो भारत की घरेलू सीमा में जुड़ता है। अब इसी का आप उल्टा कर दीजिए, जो विदेशों के दूतावास भारत में होते हैं, हम क्या करते हैं? उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि उत्पादन यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पर भी तो हमारा राजनयिक बैठा हुआ है, उसको सैलरी मिल रही है, तो वो भी एक उत्पादन ही है। तो घरेलू सीमा में क्या होता है? घरेलू सीमा भारत की सीमा, और इसमें हम विदेशों के दूतावास नहीं जोड़ते हैं, और साथ ही साथ वाणिज्यिक दूतावास का नाम सुना होगा तो उसको भी माइनस कर देते हैं। और विदेशों में जो ध्यान रखना क्या होता है, जो भारत के, जिस देश में भारत के विदेशों में दूतावास हैं, वो सब ध्यान रखना भारतीय घरेलू सीमा में जुड़ते हैं, ठीक। अब इन दोनों में ध्यान रखना, जो हमें दिखता है उत्पादन, वही क्या होता है? उत्पाद या प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक निश्चित समय में देखते हैं, इसका समय क्या होता है? जो सरकार का वित्तीय वर्ष होता है, सरकार का वित्तीय वर्ष होता कितना है?
तो ध्यान रखना हमने प्लानिंग व्यवस्था रूस से लिया था, इसीलिए हमारी जो प्लानिंग व्यवस्था है रूस से लेने के कारण यहाँ की जो सरकार का वित्तीय वर्ष है वो रसिया के वित्तीय वर्ष पर आधारित है। तो वो कितना है ध्यान रखना, वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको ध्यान रखना, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा समझ लीजिए एक बार फिर से, क्या होगी, सकल घरेलू उत्पाद। तो ध्यान से इसको समझना है। किसी देश की अगर हमें जीडीपी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो परिभाषा आप लिख भी सकते हो कि किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश की जीडीपी कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जीडीपी समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए जीडीपी जो निकलती है तो ध्यान रखना वो निकलती है मार्केट प्राइस पर। किस पर निकलती है, मार्केट प्राइस पर। लेकिन पहले जो जीडीपी हम निकालते थे वो फैक्टर कास्ट पर निकालते थे। अब चूंकि हम मार्केट प्राइस पर क्यों निकालते हैं, क्योंकि अन्य देशों से हमें करना होता है तुलना, और सब लोग अपनी अपनी जीडीपी दिखाते हैं कि किसकी कितनी जीडीपी है, तो इसीलिए इसको हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मार्केट प्राइस पर दिखाते हैं। अब मार्केट प्राइस फैक्टर कास्ट क्या होता है, इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और सिंपल आपको समझना है। बहुत अच्छा उदाहरण है, मान लीजिए कि इस मार्कर की हम बात करें, ठीक है। तो इस मार्कर की कीमत जब एक जिस कारखाने में कंपनी में बना होगा तो उसकी कीमत मान लो 20 रुपये थी, और सरकार ने इस पर क्या लगा दिया, उत्पाद शुल्क लगा दिया, मान लो 5 रुपये, ठीक है। 5 रुपये टैक्स सरकार का लगा। तो अब ये जो टैक्स लगा है 5 रुपये, तो ये 20 में जुड़ जाएगा, तो 20 और प्लस 5 25 हो जाएगा, तो ये 25 में बिकेगा। तो इसी को बोलते हैं, ये 25 जो रेट है ये मार्केट प्राइस है, ठीक है। 25 क्या है, मार्केट प्राइस है। और जो 20 रुपये है वो कंपनी की लागत प्लस जुड़ी हुई है, और जो उसका खर्चा जुड़ा हुआ है जो भी हो, तो 20 रुपये है फैक्टर कास्ट। तो ध्यान रखना फैक्टर कास्ट कितना है, साधन लागत कितना है 20 रुपये, और मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 25 रुपये। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट दोनों आपको समझ में आ गया। तो ध्यान रखना जीडीपी को हम निकालते हैं मार्केट प्राइस पर, ठीक है। और इसका आकलन करता कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, वो है CSO, ठीक है। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये जीडीपी का आकलन करता है। डाटा कहाँ से लेता है, तो जितने विभाग हैं जिस क्षेत्र से संबंधित उन संबंधित विभागों से डाटा लेता है, और जो डाटा मिलता है वो उसको छाप देता है, ठीक है। तो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, उसको करंट में भी देखेंगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जीडीपी का आकलन कौन करता है, CSO। तो मानते हैं जीडीपी आपके समझ में आ गई, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या, NDP। NDP क्या होता है, देखिए इसको हम जीडीपी से ही बनाते हैं, ध्यान से समझना है यहाँ पर आपको। क्या होता है, जीडीपी में भी मूल्यह्रास और घिसावट होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे मूल्यह्रास क्या होता है और घिसावट क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए आप 2019 में कोई काम कर रहे थे, प्राइवेट काम कर रहे थे, और 2019 में आपको मिलता था 2000 रुपये, ठीक है। और फिर वही आपको 2020 में भी मिल रहा है कितना, 2000 रुपये। तो यहाँ पर जो वस्तु आप 2019 में 2000 रुपये की खरीदते थे, तो क्या वही वस्तु 2020 में आप 2000 रुपये की खरीद पाओगे, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा। तो जितना एक्स्ट्रा हम मिलाते हैं वही है मूल्यह्रास, ठीक है। तो मूल्यह्रास को अगर हम घटा दें इसमें से तो हमें क्या मिलेगा, NDP। क्या मिल जाएगा, NDP मिल जाएगा, ठीक। घिसावट इसी में जुड़ता है। जैसे घिसावट की बात करें तो बहुत सी कंपनियां होती हैं, तो उसमें जो उत्पादन के दौरान मशीनें घिसती हैं तो उसको भी हम घटाते हैं, ठीक है। तो अगर इसको आपको निकालना हो तो सूत्र के माध्यम से कैसे निकालोगे, तो ध्यान रखना परिभाषा भी लिखा देंगे, ठीक है। तो पहले कैसे निकालते हैं इसको आपको पता होना चाहिए। तो हमें निकालना है, मान लीजिए NDP, ठीक है। हमें क्या निकालना है, NDP। तो NDP निकालेंगे तो हमने बताया इसमें से मूल्यह्रास और घिसावट को घटाते हैं, तो वही बस घटाना पड़ेगा। तो देखिए GDP माइनस मूल्य ह्रास या घिसावट, ठीक है। तो अगर इतना हम क्या करें, NDP हमें निकालना है तो GDP से मूल्यह्रास और घिसावट को घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, NDP मिल जाएगा। अब इसमें परिवर्तन भी होता रहता है। जैसे मैथ की बात करें, मैथ में आप प्लस माइनस बराबर के इधर उधर ले जाते हो तो उसका चिन्ह बदलता रहता है।
तो सेम इसकी भी कंडीशन है। अगर इसको हम इधर उठा लें, क्वेश्चन बनाने का अगर मतलब अगर हम क्वेश्चन को टफ करें तो कैसे कर सकते हैं, देखो होता तो यही है, समझ में आ गया। लेकिन अगर इसको हम और टफ बनाएं तो मूल लिहाज को हम इधर लाते हैं तो देखिए क्या होगा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मूल्य ह्रास बराबर क्या होगा, जीडीपी को यहीं पर रखते हैं, जीडीपी। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो एनडीपी, ठीक है, एनडीपी। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मूल्यह्रास बराबर होता है जीडीपी माइनस एनडीपी, या इसमें और भी परिवर्तन हो सकता है। तो जितने क्वेश्चन चाहे हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आप इसकी जगह पर इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको लाओ इधर, इसको इधर ले जाओ, फिर जो इसमें परिवर्तन करना है मैथ के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ टफ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको एनडीपी समझ में आ गया, उसको लास्ट में परिभाषित कर देंगे, परिभाषा भी लिखा देंगे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं जीएनपी, इसको भी हम जीडीपी से ही बनाते हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया, पहले देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। जीडीपी समझ लिया, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक। अब इसके बाद हमें समझना क्या, हमने एनडीपी समझ लिया, और एनडीपी को भी हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए एनडीपी को समझ लिया है, एनडीपी को हम क्या बोलते हैं, निवल घरेलू उत्पाद, ठीक है, निवल घरेलू उत्पाद। तो कैसे निकालते हैं, देखो जीडीपी से निकालते हैं। जीडीपी से मूल्यह्रास और घिसावट को हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, निवल घरेलू उत्पाद। कुछ नहीं है, केवल हमें क्या करना होता है, सकल से निवल बनाना है। तो सकल से निवल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बस मूल्यह्रास को घटा देते हैं, घिसावट को घटा देते हैं। अब आप कहेंगे सर निवल क्या होता है, देखिए निवल मतलब होता है, सकल का मतलब होता है इसमें सब कुछ जुड़ा होता है। और निवल में जो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं, जो क्या करती हैं उत्पादन के पीछे वो फर्जी जुड़ जाती हैं, तो उनको हम घटा देते हैं। तो उतना घटाने के बाद जो हमें मिलता है उसी को हम निवल बोलते हैं, ठीक। जो उत्पादन हुआ है दिख रहा है, जो पूरा उत्पादन है वो सकल के फॉर्म में है, और उस उत्पादन के पीछे जो नुकसान हुआ उसको घटा दे तो फिर वो निवल के फॉर्म में है। बस ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने देख लिया, एनडीवल समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो अब हमको इसको निकालना हो तो क्या करेंगे, हमने बताया था एनडीपी को अगर निकालना हो तो हम जीडीपी से मूल्यह्रास और घिसावट को घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी। परिभाषा लास्ट में लिखाएंगे, पहले समझ लेते हैं एक बार, ठीक। इसके बाद देखिए हम जीएनपी की बात करें, शब्द थोड़ा टफ है, आपको अगर अच्छे समझ में आ गया तो समझ जाओगे, लेकिन किताब से नहीं समझ पाओगे। देखो जीएनपी, इसको कैसे निकालते हैं, जीएनपी को भी हम निकालते हैं जीडीपी से ही। अब निकालेंगे कैसे, तो ज़रा इसको भी हम समझ लेते हैं कैसे निकालना है, ठीक है। देखिए जीएनपी मतलब ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में बोलेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है क्या है, देखो राष्ट्र कहाँ कहाँ हमारा राष्ट्र है, कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, अब इसको सकल यहाँ पर भी है, इसका मतलब इसमें सब कुछ जुड़ा है। सकल अगर आ गया तो समझ जाओ कि इसमें वो भी जुड़ा है जिसके पीछे कुछ नुकसान हुआ था, ठीक है। तो देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका सीधा संबंध होता है एनआरआई से, ठीक है। किससे होता है, एनआरआई, जो भारतीय प्रवासी हैं या कोई विदेशी प्रवासी हैं। अब पहले एक सब थोड़ी सी बात समझना है, मान लीजिए आप कमाने जा रहे हो विदेश, अमेरिका में कमा रहे हो और आपको सैलरी मिल रही है 20,000, तो जो आपने वहाँ खर्च किया कोई बात नहीं, जितनी सैलरी आपको मिली आप भले भारत अपनी फैमिली के पास भेजोगे अलग बात है, लेकिन वो पैसा जो उत्पादन हुआ है वो अमेरिका में हुआ है, सो अमेरिका की जीडीपी में जुड़ेगी। सेम इसी तरह अगर कोई भारत में विदेशी व्यक्ति कमा रहा है और जो वो उत्पादन करेगा तो भले वो विदेश चला जाए लेकिन वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, इतना ध्यान रखना।
अब हम करते क्या यहाँ पर, तो ध्यान रखना जीडीपी से जीएनपी कैसे बनाते हैं। तो जीडीपी में हम दो चीज़ें परिवर्तन कर दें, दो चीज़ों का बदलाव कर दें। एक तो विदेश से आई इनकम, जो हमारे विदेशी एनआरआई हैं, भारतीय प्रवासी हैं, उनके द्वारा जो इनकम भारत में आई है उसको हम जीडीपी में जोड़ दें, एक बात। और दूसरी बात क्या करना है कि जो भारत में विदेशी काम कर रहे हैं उनकी इनकम जो विदेश जाएगी उस इनकम को उस जीडीपी से घटा दें। जैसे हम ये दो परिवर्तन करेंगे तो फिर वो जीडीपी नहीं रहा, फिर वो क्या बनेगा, फिर वो बन जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी बन जाएगा। तो कैसे हम निकालेंगे, परिभाषित बाद में करेंगे, पहले हम इसके सूत्र को देख लेते हैं कैसे हम निकालते हैं। ठीक, तो अगर हमें निकालना हो जीएनपी बराबर जीडीपी, ठीक है, जीडीपी, अब इसमें प्लस माइनस मैथ में तो पढ़ा होगा, एनआरआई मतलब प्रवासी। ठीक, इनकी इनकम को क्या करेंगे, आयात और या निर्यात। ठीक, ये बात समझ में आई। तो इतना करने से अगर हम जीडीपी में ये परिवर्तन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, जीएनपी। एक बार फिर से समझना ध्यान से, जीडीपी में हम दो परिवर्तन करेंगे। ठीक, अगर कोई भारतीय प्रवासी है तो उसकी इनकम को हम क्या करेंगे, जीडीपी में जोड़ देंगे, ध्यान से समझना है। ठीक, और यदि मान लीजिए कोई विदेशी प्रवासी है, ठीक है, तो उसकी इनकम हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, उसकी इनकम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इतना करने से, ठीक है, जो पैसा आयात निर्यात हो रहा है, ठीक है, इतना करने से हमें क्या मिल जाएगा, जीएनपी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जीएनपी समझ में आया होगा, जीडीपी भी समझ गए, ठीक है, एनडीपी भी समझ गए और जीएनपी भी समझ गए। बाकी आगे अगले दिन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और इस चैनल को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर देना। और फिर हम कुछ ही समय में हाल ही में लाइव आने वाले हैं। ठीक है, आप घर पर बैठ के पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई फीस जमा नहीं करना है, लाइव पढ़ना है आपको। ठीक है, थैंक यू।